लोग जो है ज्योग्राफी की क्लासेस पे कुछ टॉपिक को लेकर के डिस्कस किए, जैसे कि ज्वालामुखी और भूकंप पे डिस्कस किए। फिर उसके बाद अक्षांश और देशांतर, क्योंकि मैं आपसे बता रहा था कि अक्षांश और देशांतर का जो महत्व है आगे की क्लास को समझने में और इन्वायरमेंट को भी समझने में भी विशेष योगदान करता है। तो आज इसी जो है अक्षांश और देशांतर से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है हमारा विश्व का जलवायु प्रदेश, या फिर हम लोग कहें विश्व की जलवायु। ये क्लाइमेट जलवायु हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस मायने में भी, क्योंकि इसमें हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के प्रश्न जुड़े होते हैं। तो यहाँ से मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और प्रीलिम्स में भी आते हैं, और आप जलवायु परिवर्तन को लेकर के इन्वायरमेंट में स्टडी लगातार आप कर रहे होते हैं, और जलवायु परिवर्तन को लेकर के इन्वायरमेंट स्टडी से आपसे मेंस में क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से जो है हम लोग इस पे क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कल जो देखा था अक्षांश और देशांतर के आधार पर एक सामान्य तौर पर उसका रिवीजन कर लेते हैं। यानी 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, फिर जो है अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त का जो क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्रों में जो सूर्य का प्रभाव हम लोगों ने देखा था, उस सूर्य के प्रभाव को आज एक बार पुनः जो है थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये मकर रेखा आपके हैं, ये कर्क रेखा आपकी है। अब देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र था, हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर सूर्य का ऊर्ध्वाधर प्रकाश लगभग पूरे वर्ष पड़ता है। तो इसके प्रभाव से इस क्षेत्र में सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश तिरछा होता जाता है, वैसे वैसे सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा ऊर्जा ताप में कमी आती चली जाती है। तो ये कमी सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। तो जलवायु शब्द को पहले हम लोग क्लियर कर लें, फिर इसके बाद इस सबको समझते हैं। जलवायु, तो जलवायु शब्द से ही लग रहा है कि ऐसा चीज जिसमें क्या है, जल भी है प्लस वायु भी है, लेकिन इस जलवायु के साथ ताप भी जुड़ा हुआ है, अर्थात तापमान भी जुड़ा हुआ है। तो जलवायु, जल और वायु इस पर तो निर्भर ही करती है, लेकिन वह तापमान पर भी निर्भर करती है। तो जो कोपेन का जलवायु, कोपेन का जो सिद्धांत है, जलवायु का डिवीज़न है, कोपेन एक जाने माने आपके जो जलवायु विज्ञान के जाने माने वैज्ञानिक रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये डिवीज़न हम लोग समझेंगे ही। लेकिन उसके पहले आइए देखते हैं कि जलवायु किसी भी क्षेत्र में निर्धारित कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें उसको प्रभावित कर रही हैं, कैसे बनता है। तो कल हम थोड़ा सा इस पर दृष्टिकोण डाले थे हम लोग। तो देखिए, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जहाँ पर विषुवत-रेखीय क्षेत्र है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश हमेशा क्या हो रहा है, सीधा लगभग पड़ रहा है, तो ऐसे क्षेत्र में सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश से ऊष्मा और ताप अत्यधिक होने के कारण यहाँ का वातावरण कैसा होगा, गर्म होगा, यानी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, ताप अत्यधिक है। तो गर्म होने के कारण जो महाद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा। तो वाष्पीकरण अधिक होने के साथ साथ इस क्षेत्र में जो स्थलीय और जलीय भाग होंगे उन पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहीं पर हम लोग दक्षिण अमेरिका को ले लें, दक्षिण अमेरिका को ले लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिका को अगर देखा जाए तो
तो दक्षिण अमेरिका से जो 0 डिग्री अक्षांश और मकर रेखा, ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं कहाँ से? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। अब देखिए जो विषुवत रेखी क्षेत्र है इस पे हम लोग नज़र दौड़ाएं। किस पे? जो विषुवत रेखी क्षेत्र है, इस विषुवत रेखी क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखिए। यहाँ पर आपका है अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक महासागर पर इसका प्रभाव ये होगा कि वाष्पीकरण अधिक होगा। लेकिन ये जो स्थलीय क्षेत्र हैं ये जल की सापेक्ष क्या है? ठोस है स्थलीय भाग। तो ठोस भाग जो सूर्य का प्रकाश ताप अधिक प्राप्त करेगा तो कैसा होगा? गर्म अधिक होगा। तो इसके सापेक्ष यहाँ का जो तापमान है वो हाई होगा और यहाँ का तापमान लो होगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि जहाँ पर जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी उस स्थान का वायु दाब अधिक होगा, एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा। और जहाँ का तापमान अधिक होगा, जलवाष्प की मात्रा कम होगी, तो यहाँ का वायु दाब लो होगा। यही कारण है कि जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के, यहाँ से ये संवहनी पवने, संवहनी वर्षा, ये सब क्या स्थल की ओर चलती रहती हैं, जिसके कारण ये बने हुए बादल स्थल की ओर जाते रहते हैं और हर दोपहर के बाद वर्षा होती रहती है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जलवायु देख रहे हैं आप, इसका परिणाम क्या निकल रहा है? एक निकला वर्षा। ये ताप की स्थिति देखना होता है यहाँ पर। तो वर्षा और ताप के साथ साथ इसी पर निर्भर करती हैं वनस्पतियाँ। और यह जलवायु निर्भर करता है स्थलीय बनावट पर। किस पर निर्भर करता है? स्थलीय बनावट पर। यह जलवायु इस पर भी निर्भर करता है कि जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है उसके निकट जलधारा कैसी चल रही है। जो समुद्री भागों में अगर आपने जलधारा को पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जैसे बहुत सारे कैलिफोर्निया जलधारा, एल नीनो जलधारा, ये सब जलधाराओं को आपने पढ़ा होगा। तो इन जलधाराओं का जो डिवीज़न है, आप ये भी पढ़े होंगे कि कुछ जलधाराएं कैसी होती हैं? ठंडी होती हैं और कुछ गर्म होती हैं। तो इनका भी प्रभाव पड़ता है इस जलवायु पर। तो जलवायु का जो निर्धारण है किसी भी स्थान पर, किसी भी क्षेत्र का, वह किस पर निर्भर करता है? वर्षा पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, वहाँ की वनस्पतियाँ, स्थलीय बनावट, इस सब पर निर्भर करता है कि क्या स्थिति वहाँ की है। तो उसी आधार पर जलवायु का निर्धारण भी होता है। अब जैसे इन क्षेत्रों में चले हम लोग, जो आपका दूसरा विषुवत रेखी क्षेत्र के अलावा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र है, यहाँ आप जान रहे हैं कि पूरे वर्ष गर्मी नहीं पड़ती। कभी गर्मी पड़ती, कभी वर्षा होती है और कभी शीत ऋतु भी आती है। अर्थात कहने का मतलब ये है क्योंकि सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ये प्रतिस्थापित जब होता है तो इस क्षेत्र में जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर दो मौसम का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। एक तो शीत ऋतु अधिकतम समय तक यहाँ रहती है, प्लस मानसून का भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मानसून या वर्षा इस पर निर्भर करेगा कि किसी भी स्थान पर ताप प्लस वहाँ पर मौजूद जल की स्थिति क्या है। तो आप जान रहे हैं कि इन क्षेत्रों में जो कर्क रेखा और मकर रेखा के उत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त होता है।
और जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र हैं यहाँ पर अत्यंत तिरछा प्रकाश पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में जो ताप है अत्यंत कम होगा। इसके कारण जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा और इससे बादलों का निर्माण नहीं होगा, तो वर्षा नहीं होगी। तो वहाँ की जलवायु अलग। तो ये वर्षा की मात्रा, ताप की स्थिति और स्थलीय बनावट, ये तीन पर हम अगर ध्यान दें, प्लस उस स्थान के, उस तटवर्ती क्षेत्र के जो जलधारा है, इस पर ध्यान दें, तो हम लोगों को अलग अलग जो है जलवायु प्रदेश नज़र आता है। इसी आधार पर कोपेन ने जो है जलवायु का डिवीज़न किया और उनके अकॉर्डिंग जो जलवायु है वह जलवायु इस टेबल में हम लोग समझेंगे कि कैसे, कहाँ पर किस प्रकार की जलवायु का निर्धारण हो रहा है। तो एक महाद्वीप हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि कोपेन का जो जलवायु का डिवीज़न है एक किसी विशेष महाद्वीप के संदर्भ में नहीं, पूरे पृथ्वी के संदर्भ में है, लेकिन महाद्वीप की जैसी स्थिति है वहाँ पर उस प्रकार की जलवायु जो है देखने को मिलती है। तो हम लोग सबसे बेहतरीन होगा अफ्रीका महाद्वीप को ले लें, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो कर्क रेखा, मकर रेखा और ये एक मकर रेखा के मध्य में है। और इसी के साथ साथ यूरोप को ले लेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलिए यूरोप और अफ्रीका के साथ हम लोग जो है पूरा जलवायु क्षेत्र को देख लेते हैं, मैप के साथ भी और इस चार्ट के साथ भी, दोनों एक साथ को वर्क कर लेते हैं, क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग कोपेन ने जो डिवीज़न कर रखा है उन दोनों के सहारे इसको हम लोग क्लियर कर पाएंगे। तो ये पूरा आपका यूरोप का क्षेत्र, इटली का प्रायद्वीपीय भाग, ये ग्रीस का क्षेत्र, इधर आपका नॉर्वे और स्वीडन का क्षेत्र, फिनलैंड का क्षेत्र, ये अफ्रीका महाद्वीप का भाग, जिसकी सहायता से हम लोग इस जलवायु का डिवीज़न क्लियर करेंगे। देखिए कोपेन ने कहा कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा की जो स्थितियां हैं, सूर्य का प्रभाव है, ताप दाब, वो सबका तो प्रभाव जलवायु के निर्धारण में पड़ेगा ही, ताप का प्रभाव पड़ना ही है, प्लस वहाँ पे मौजूद जल की स्थिति क्या है, प्लस वहाँ की स्थलीय बनावट कैसी है, प्लस दाब की स्थिति क्या बन रही है, इन सब पे निर्भर तो करेगा ही, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि ये स्थिति कैसी है। तो एक महाद्वीप के संदर्भ में अगर देखा जाए, जैसे अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है, इसके इधर उत्तरी भाग से आपका कर्क रेखा गुजरती है और इसके इधर दक्षिणी भाग दक्षिण अफ्रीका होते हुए मेडागास्कर द्वीप होते हुए आपकी मकर रेखा गुजरती है। अगर इधर देखें तो ये जो पूरा बेल्ट है आपका, जो आर्कटिक वृत्त गुजरता है इस क्षेत्र से, इसके उत्तर से, ये आर्कटिक वृत्त का क्षेत्र, आर्कटिक वृत्त। अब देखिए इस मैप को भी लेंगे और उस टेबल को। तो कोपेन ने कहा कि 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, दोनों क्षेत्रों में अगर हम लोग चलें, जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके 10 डिग्री नॉर्थ में चले हम लोग, 10 डिग्री साउथ में चले इसके हम लोग ये देखिए आपका दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्र में भी चल रहे हैं, साथ ही साथ उस टेबल के अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कर्क ये अक्षांश और देशांतर पढ़ते समय कि सूर्य का यहाँ पर ऊर्ध्वाधर प्रकाश पड़ता है।
तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में होगा क्या, या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है। तो इसको हमने कहा एक जलवायु क्षेत्र पूरा इसका डिवीज़न कर लिया। चाहे ये अफ्रीका महाद्वीप की भी स्थिति यही ऐसी होगी, दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्र इसके मध्य में पड़ता है, ब्राज़ील का जैसे आपका पड़ता है, अर्जेंटीना का पड़ता है, उसकी भी स्थिति ऐसे होगी। एशिया में इंडोनेशिया और मालदीव पड़ता है, उसकी भी स्थिति ऐसी होगी। फिर यही मुख्य क्षेत्र हैं जो इस क्षेत्र में आते हैं। तो इन स्थानों में कौन सी जलवायु पाई जा रही है, तो इसका नामकरण किया उन्होंने विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। फिर कहा कि 10 डिग्री से जो 30 डिग्री तक का क्षेत्र है, 10 डिग्री से 30 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको जो जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है वह महाद्वीपों की स्थिति पर निर्भर करता है। कैसे? उन्होंने कहा कि जो 30 डिग्री तक का क्षेत्र है, यानी और ये उत्तर में जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ, इसके महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर आपको जो जलवायु मिलेगी वह कैसी जलवायु मिलती है, मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु। जैसे देखिए टेबल में भी दिखाया गया है कि ये पूरे क्षेत्र में मरुस्थलीय जलवायु। और इन्होंने कहा कि महाद्वीपों के मध्य में, जो महाद्वीपों का मध्य भाग होता है, यहाँ पर सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये अफ्रीका के ही अकॉर्डिंग, जो ये क्षेत्र है आपका अफ्रीका का, इसके अकॉर्डिंग ही, क्योंकि इस क्षेत्र में भी आपको सवाना प्रकार के जलवायु मिलती है। और उन्होंने कहा कि जो महाद्वीपों का पूर्वी तटीय क्षेत्र होता है, इस पूर्वी तटीय क्षेत्र पर आपको मानसूनी प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। कैसी जलवायु देखने को मिलती है? मानसूनी प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। फिर 30 से लगभग जो 40 डिग्री का क्षेत्र है, 40 से 45 डिग्री का क्षेत्र, इस क्षेत्र में आपको महाद्वीपों के पूर्वी तटीय क्षेत्र में या और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जलवायु मिलती है। जैसे यूरोप का जो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर जो जलवायु मिलती है, क्योंकि ये भूमध्य सागर का भाग आ जाता है इसमें, तो इस जलवायु का नामकरण किया भूमध्य सागरीय जलवायु। कैसी जलवायु? भूमध्य सागरीय। अभी केवल डिवीज़न हम लोग कर रहे हैं, अभी विशेषता नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर इन महाद्वीपों के मध्य में जो मध्यवर्ती भाग होता है, यहाँ पर आपको जो जलवायु मिलती है वह स्टेपी प्रकार की, या जिसे हम लोग बोलते हैं समशीतोष्ण जलवायु। कैसी जलवायु? समशीतोष्ण जलवायु। फिर जो महाद्वीपों का पूर्वी तटीय क्षेत्र है, जैसे उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का, या फिर एशिया महाद्वीप का चीन जापान का तटवर्ती जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो जलवायु मिलती है, इस जलवायु को हम लोग बोलते हैं चीन तुल्य जलवायु। जैसे टेबल में देखिए, यहाँ पर आपने चीन तुल्य जलवायु, या इसे हम लोग उपोष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है, उस बाद में डिफाइन करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो इसके बाद का क्षेत्र 60 डिग्री के लगभग का जो क्षेत्र है, यहाँ पर यानी जो यूरोप का जैसे ये पूरा उत्तरी भाग है, या फिर एशिया का उत्तरी भाग जैसे पूरा रूस का क्षेत्र है, इधर कनाडा का क्षेत्र होगा दक्षिण उत्तरी अमेरिका में, इधर दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना और चिली का क्षेत्र है, और अफ्रीका महाद्वीप में जैसे दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है, मेडागास्कर का क्षेत्र है, और इधर ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणतम में जो न्यूजीलैंड क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में आपको इस तरह की जलवायु देखने मिलती है। यहाँ यह भी जलवायु जो महाद्वीपों का पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, जैसे ये पूरा भाग है आपका, ये हिस्सा आ जाता है, तो इस हिस्से में आपको जो जलवायु मिलती है उसे बोलते हैं ब्रिटिश तुल्य जलवायु।
क्या नाम दिया, ब्रिटिश तुल्य जलवायु। तो ये ब्रिटेन के अकॉर्डिंग ही रखा गया है। फिर एशिया महाद्वीप में जो रूस का क्षेत्र है साइबेरिया का, उस साइबेरिया के क्षेत्र में हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर जो जलवायु मिलती है इसे हम लोग बोलते हैं साइबेरियन जलवायु। और महाद्वीपों का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, उस पूर्वी तटीय क्षेत्र में जो जलवायु मिलती है उसे बोलते हैं लारेशियन जलवायु। और इसके बाद का 60 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के उत्तर का जो भाग है उसे हम लोग टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं, चाहे वो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र हो। तो ये जलवायु का डिवीज़न आपने देखा मैप के अकॉर्डिंग। अब इन जलवायु का जो विभाजन है, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताएं हैं, तो उस पर भी एक नज़र हम लोग डालेंगे, जो विभिन्न जलवायु क्षेत्र हैं उनकी विशेषताओं पर। तो जलवायु का निर्धारण किस पर निर्भर करता है, जलवायु का डिवीज़न किस आधार पर किया गया कोपेन के अकॉर्डिंग, इस सब को हम लोगों ने देखा। अब इस एक एक पार्ट को हम लोग समझने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश। विषुवतरेखीय जलवायु या फिर हम लोग इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु। तो मैप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है, आप जान ही रहे हैं, यहाँ पे सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ रहा है, उष्मा ज़्यादा है, ताप ज़्यादा है, तो यहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण अधिक होने से बादलों का निर्माण अधिक होता है, और बादल बनेंगे तो स्वाभाविक है कि वर्षा भी अधिक होती है। यही कारण है कि यहाँ पर आर्द्रता भी ज़्यादा पाई जाती है। तो इस आर्द्र क्षेत्र में जो वन मिलते हैं वह वनस्पतियाँ मिलती हैं। आर्द्र वनस्पतियाँ या आर्द्र वन क्षेत्र, यही सदाबहार वनस्पतियों का क्षेत्र आपको दिखाई देता है, चाहे वो महोगनी हो, चाहे आबनस हो, चाहे रबड़ हो। ये सभी वनस्पतियाँ जो सदाबहार वनस्पतियाँ हैं, यूकेलिप्टस का जैसे दक्षिण भारत में, आप भारत में चलेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये सभी वन कैसे होते हैं, सदाबहार वन होते हैं, विशाल वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर। और विश्व के सबसे सघन वन प्रदेश आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो ये ध्यान रहे कि इसी क्षेत्र में आपको अत्यधिक वर्षा होने के कारण लैटराइट मृदा भी मिलती है। कैसी मिट्टी इस क्षेत्र में मिलती है, लैटराइट मृदा। तो कृषि भूमि विषुवतरेखीय क्षेत्र में आपको सबसे कम मिलती है। जो आबादी है मानव की, वह भी सबसे कम मिलती है। उसका रीज़न ये है कि इतने सघन वन प्रदेश में रह पाना मानव के लिए इतना आसान काम नहीं है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में विश्व में जनजातियां जो पाई जाती हैं, चाहे अफ्रीका महाद्वीप की जनजातियां हों, चाहे वो दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में जो जनजातियां हैं, ये सभी जनजातियां इन क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो क्यों? क्योंकि इनका जीवन ही जल और जंगल पर निर्भर करता है। तो जल, जंगल और ज़मीन जहाँ पर मौजूद हो वहाँ पर ही जनजातियाँ इस तरह के सर्वाइव कर सकती हैं। आप यहाँ जो जीव होंगे, जैसे एनाकोंडा जैसा सांप आपको विषुवतरेखीय वन में, जो अमेज़न वन प्रदेश है, कौन सा वन, अमेज़न का वन, वहाँ पर आपको बड़े बड़े वन जो है ये लंबे लंबे सांप भी नज़र आते हैं। तो ये विषुवतरेखीय वन, अगर आप अमेज़न की मूवी भी देखे होंगे तो उसमें भी देखा होगा आपने कि ये विशाल सांप, इतनी सघन वन क्षेत्र जिसमें चलना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन आज के जो तकनीकी है हमारी, उस तकनीकी के दौर में अमेज़न के वनों की कटाई करना भी हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। पहले टफ था लेकिन अब आसान हो गया है। यही कारण है कि बहुत तेज़ी से अमेज़न वनों की भी कटाई जारी है।
और आप देख रहे थे कि अभी हालांकि एनवायरमेंट स्टडी में कोविड-19 के कारण जो है पर्यावरणविदों का जो मानना है कि पर्यावरण में, वायुमंडल में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आई है, कार्बन के उत्सर्जन में भी कमी आई है, तो कहीं न कहीं उसका पर्यावरण पर एक सकारात्मक प्रभाव होगा। लेकिन वन प्रदेश की जो कटाई है, वनों की संख्या घटना, अमेज़न जैसे वनों की भी कटाई अब आसान हो गई है। तो एक पर्यावरण दृष्टिकोण भी इस पर हम लोग डाल लेते हैं। तो ये रहा आपका विश्वतरीखी क्षेत्र। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर जैसे कांगो का है पिग्मी जनजाति, तो पिग्मी जनजातियाँ वो पेड़ों पर जो निवास करती हैं एकदम काले काले होते हैं, छोटे छोटे कद के, नाटे नाटे कद के लोग होते हैं। तो ऐसे ही लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब कोई कहे कि नहीं विश्वतरीखी क्षेत्र में बहुत गोरे गोरे लोग होते हैं, तो संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है और प्रतिदिन सीधा प्रकाश पड़ता है। दूसरा हम लोग लेते हैं मरुस्थलीय जलवायु का। इस टेबल में मरुस्थलीय जलवायु का लेकर के मरुस्थलीय जलवायु, तो मरुस्थलीय जलवायु आप जान रहे हैं कि 30 डिग्री क्षेत्र में 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ का जो महाद्वीपों का पश्चिमी भाग होता है, अक्सर आपको मरुस्थल यहाँ पर नज़र आते हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप का भी मैप आपने देखा, वहाँ पर आप देखें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको मिलता है सहारा। फिर इसी क्षेत्र में अगर आप चलिए दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ पर आपका ये बड़े बड़े मरुस्थल वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चलिए देखिए, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, लिटिल सैंडी, बड़े बड़े मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में भी दिखाई दे रहे हैं। इधर जो भारत का पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है, आपको थार का मरुस्थल वहाँ पर भी नज़र आ रहा है। इधर आप देखिए एशिया महाद्वीप में जो पश्चिमी भाग में पश्चिम एशिया का हिस्सा, जैसे सऊदी अरब का क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको बड़ा मरुस्थल देखने, अरब मरुस्थल देखने को मिल रहा है। तो दुनिया के अधिकांश हिस्सों में या फिर महाद्वीपों के जो 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ का क्षेत्र है, इस 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के क्षेत्र में पश्चिमी तटीय भाग में आपको मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। ठीक, विश्व में अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है? भूमध्यरेखीय जलवायु में। तो यहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, अत्यधिक वर्षा। यहाँ 200 सेंटीमीटर प्लस, किसी भी स्थान में मिनिमम 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इससे ऊपर 300 से 400 500 सेंटीमीटर वर्षा। लेकिन जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर मैक्सिमम अधिकतम 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो वर्षा एक तो कम है, लेकिन क्या वर्षा कम होने से ताप कम हो जाएगा? यहाँ पर नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्रों का ताप बहुत अधिक होता है। और ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र जो रेगिस्तानी हैं, यानी जहाँ पर रेत का पूरा ढेर है, शुष्क क्षेत्र है, मरुस्थल हम लोग कहते ही उसे हैं कि जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, ऐसे क्षेत्रों को मरुस्थल के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये जो क्षेत्र है मरुस्थल का, यहाँ पर वर्षा कम होगी, ताप अत्यधिक होता है, यानी 50 डिग्री 40 डिग्री, लेकिन कब? दिन के समय। रात के समय यहाँ पर ताप में राहत मिलती है, ताप गिर जाता है 20 डिग्री 25 डिग्री, और कहीं कहीं पर तो माइनस में भी ये चला जाता है। तो रात्रि के समय जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में ताप से यानी गर्मी से आपको राहत मिलती है। अब देखिए, वर्षा कम है तो जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, इन वनस्पतियों के लिए क्या चाहिए? इन वनस्पतियों के लिए स्वाभाविक सी बात है कि दो चीज़ें चाहिए। एक तो मृदा चाहिए, दूसरा सूर्य का प्रकाश चाहिए, और तीसरा इनके लिए वर्षा का जल चाहिए। जल चाहिए, चाहे वर्षा से दीजिए चाहे आप ऐसे दीजिए। लेकिन प्रकृति में वनस्पतियों का विकास वर्षा पर ही निर्भर करता है। तो इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में मृदा तो है, मरुस्थलीय प्रकार की मृदा ही है, लेकिन है वैसे नहीं कि अनुपजाऊ मृदा है।
मृदा है, सूर्य का प्रकाश भी भरपूर है, सूर्य के प्रकाश में कोई कमी नहीं है, यहाँ तक कि तापमान बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, गर्मी खूब पड़ रही है जब रेत गर्म होती है तो, लेकिन वर्षा कम है। तो वर्षा कम होने के कारण यह क्षेत्र कैसा होगा? शुष्क होगा, और शुष्क होने के कारण वनस्पतियाँ भी ऐसे विकसित होंगी जो शुष्क वनस्पतियाँ हों, अर्थात ऐसे वनस्पतियाँ जिसमें वाष्पोत्सर्जन क्या हो? कम हो, वाष्पोत्सर्जन कम हो, जो जलवाष्प का उत्सर्जन कम करें, कम से कम वाष्पोत्सर्जन में अपने शरीर का विकास कर सकें, वनस्पतियाँ डेवलप हो सके। इसीलिए नेचर ने क्या कर रखा है? इन वनस्पतियों में पत्तों के स्थान पर कांटों का विकास कर दिया है। इसलिए ये वनस्पतियाँ कैसी होती हैं? कटीली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि नागफनी, जैसे कि आबनस, कैक्टस, आपका कैक्टस है, कैक्टस, बबुल है, ये सभी वनस्पतियाँ कैसी हैं? जिन जिन वनस्पतियों में आपको कांटे नजर आए, ये जान लीजिए सभी वनस्पतियाँ मरुस्थली प्रकार की वनस्पतियाँ। अब साथ ही साथ इन वनस्पतियों का जो तना होता है, ये तने गद्देदार होते हैं, गूदा इनमें जो है, इनकी जो तना की त्वचा होती है ये मोटे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मोम की, प्राकृतिक मोम की लेयर पाई जाती है। क्यों? जिससे ये ताप को सहन कर सकें, टेम्परेचर से सूखने न पाए। तो नेचर इनको प्राकृतिक लेयर मोम से जो है सिक्योरिटी प्रदान करता है। साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन अधिक ना होने पाए, इसलिए इनके पत्तों के स्थान पर कांटे दे देता है कि कांटों से ही क्या करो? वाष्पोत्सर्जन करो, और कांटों से ही प्रकाश संश्लेषण करके अपने शरीर में भोजन निर्माण का निर्धारण कर सको। तो आपने देखा। अब बताओ, जब ऐसे वनस्पतियों का विकास होगा तो क्या इस क्षेत्र में कृषि संभव है? कृषि संभव नहीं है। कृषि अगर संभव नहीं है और वृक्षों की छाया भी नहीं है, वो भी दिन के समय तापमान बहुत ज़्यादा है, और कोई कहे कि नहीं मरुस्थली क्षेत्र में दुनिया में सबसे सघन आबादी पाई जाएगी, तो ये संभव नहीं है। भारत का थार मरुस्थल इसका अपवाद है, क्योंकि ये विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या थार मरुस्थल में पाई जाती है। उसका कारण अलग है, क्योंकि इस मरुस्थल के दोनों तरफ मैदानी क्षेत्र मौजूद हैं, और इस मरुस्थल के ऐसी स्थिति नहीं है। एक तरफ महासागर, जैसे आपका सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल विश्व का बड़ा मरुस्थल है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं कि थार मरुस्थल की जनसंख्या की बराबरी कर सके। तो जीवन कहाँ पर अत्यधिक संभव होगा, कहाँ पर मानव का जीवन आसान होगा, सुलभ होगा, इस जलवायु प्रदेश के माध्यम से हम लोग समझ पाते हैं। और इस जलवायु प्रदेश का अगर हम जान रहे हैं, कोई कहे मरुस्थली जलवायु, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वहाँ का जीवन कैसा होगा। कोई कहे विषुवत-रेखीय जलवायु, तो आप तुरंत समझ जाएंगे वहाँ पर जीवन कैसा होगा। तो जहाँ पर प्रतिदिन वर्षा हो, वहाँ पर भी बहुत अच्छे सर्वाइव नहीं किया सकता, और जहाँ वर्षा ही ना हो, वहाँ पर भी बहुत अच्छे सर्वाइव नहीं किया जा सकता। तो क्या इन दोनों स्थानों पर बहुत जनसंख्या बहुल क्षेत्र होगा? संभव ही नहीं है, क्योंकि भोजन जीवन का आधार है, आप जानते हैं। तीसरा, जो महाद्वीपों के इसी क्षेत्र में मरुस्थलीय जलवायु से सटा हुआ जो प्रदेश है, यहाँ पर एक क्षेत्र मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं सवाना प्रकार की जलवायु। कैसी जलवायु? सवाना जलवायु। तो सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास है जो काफ़ी ठोस होती है, थोड़ी सी इसकी हाइट ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मिल रहा है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप में सवाना मैदान, घास का मैदान है, इस सवाना के नाम पर हम लोगों ने एक नाम रखा है, सवाना उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्या नाम रखा है? सवाना उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये महाद्वीप के मध्य में है, महाद्वीप का कैसा हिस्सा है?
मध्यवर्ती भाग है ना, तो अब यहाँ तट भी नहीं, इधर भी तट नहीं। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे भूमध्य सागर का तटवर्ती क्षेत्र है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं हर जगह, जैसे अगर ब्राज़ील में चलें, ब्राज़ील के मध्य में भी इस प्रकार का जो जलवायु मौजूद है। इधर आप अफ्रीका महाद्वीप में देख ही रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में जो घास उष्णकटिबंधीय पाई जाती है, तो यहाँ पर मरुस्थल के सापेक्ष थोड़ी सी वर्षा ज़्यादा होगी, वर्षा थोड़ा सा ज़्यादा होगी, लेकिन वह इतना पर्याप्त नहीं होगी कि बड़े बड़े वृक्षों का विकास हो सके। तो सवाना घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। इन्हीं सवाना घास के मैदानों को हम लोग दक्षिण अमेरिका में कंपास के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंपास के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों घासें जो है पूरे विश्व में बहुत ही फेमस है और इनके विशेषताओं को लेकर के हम लोगों से क्वेश्चन बनता रहता है। तीसरा जो अगला जो जलवायु प्रदेश है आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं मानसूनी प्रकार की जलवायु। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु। लेकिन ये कैसे क्षेत्र में है? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। किस प्रकार के क्षेत्र में है ये? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आप जान रहे हैं कि कभी सूर्य का प्रकाश ऊर्ध्वाधर पड़ता है तो कभी क्षैतिज पड़ता है। यही कारण है कि इस प्रदेश में आपको 3 तरह के मौसम मूलतः नज़र आते हैं। कैसा? जैसे इस समय जो महीना चल रहा है आपका, जुलाई से शुरू हो गया है, तो यह वर्षा ऋतु का मौसम होगा। किस प्रकार का? वर्षा ऋतु का। फिर इसके बाद आपकी आएगी 4 माह की शीत ऋतु और फिर 4 माह की ग्रीष्म ऋतु आती है यहाँ पर। तो ये ऋतुएं जो हैं 3 प्रकार की कर्क रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश होता है या आ रहा होता है, तब उसमें ग्रीष्म ऋतु का समय, जैसे आपने देखा अप्रैल से लेकर के जून तक का जो महीना ग्रीष्म ऋतु का। इसके बाद गर्मी तो बढ़ी, लेकिन अब क्या हो रही है? वर्षा। तापमान अत्यधिक बढ़ेगा लेकिन वाष्पीकरण भी बढ़ रहा है, तो वर्षा ऋतु आ गई। फिर अब जब सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण की ओर चला जाएगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध में होगा, तब भारत में शीत ऋतु का आगमन हो जाएगा। फिर ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा, क्योंकि जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान का क्षेत्र, जो राजस्थान का उत्तरी भाग है, इधर मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, पूरा उत्तर प्रदेश आपका, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, असम का क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, सिक्किम का क्षेत्र, हालांकि वो तो पहाड़ी क्षेत्र में। लेकिन इस प्रकार का मौसम आपको देखने को मिलेगा। वही दक्षिण भारत में चले जाएंगे तब, तो दक्षिण भारत में विषुवतरीखी जलवायु भी मिलेगी आपको और मानसूनी प्रकार की जलवायु भी देखने को मिलती है। इसीलिए भारत के संदर्भ में हम लोग क्या कहते हैं? भारत एक ऐसी स्थिति में है जिसे हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु भारत की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, क्योंकि भारत के दोनों तटवर्ती क्षेत्रों में मानसून बनता है, वाष्पीकरण होता है और बादल बनते हैं। तो यहाँ पर जो मानसूनी जलवायु क्षेत्र है, वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर हो जाती है। तापमान कभी उच्च होता है, तो जैसे 40 से 45 डिग्री तक तापमान हो जाता है, और मिनिमम भी हो जाता है तापमान, जिसमें 10 डिग्री से 15 डिग्री तक मिनिमम तापमान भी इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो वर्षा भी अच्छी, शीत ऋतु भी और ग्रीष्म ऋतु भी, तो 3 प्रकार की ऋतुओं का यहाँ पर पाया जाना। अब देखिए, ये जो 3 प्रकार की ऋतुएँ हैं, तो एक तरह के संक्रमण का क्षेत्र है, ये मिश्रित क्षेत्र है ये। तो इसलिए इसी प्रकार की वनस्पतियाँ भी विकसित होती हैं। तो यहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वो सभी वनस्पतियाँ कैसे होती हैं? पतझड़ प्रकार की। पतझड़ वनस्पतियाँ आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, जैसे आपका जैसे नीम है, इधर आपको ये सागौन है, महुआ है,
ये सभी किस प्रकार की वनस्पतियाँ हैं? पतझड़ प्रकार की वनस्पतियाँ, जिसमें आप देखेंगे कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यानी जब वाष्पोत्सर्जन इनके वनस्पतियों में बढ़ता है, जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है इनके सिर पर, तो सब पत्तियाँ गिरा देती हैं, कह लो अब वाष्पोत्सर्जन ही नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही मानसून वर्षा ऋतु का आगमन होता है, फिर पत्तियाँ नई आ जाती हैं, फिर शीत ऋतु में हरा भरा मौसम बना रहता है, ग्रीष्म ऋतु में फिर पतझड़ का मौसम आना शुरू हो जाता है। तो हालांकि उत्तर भारत में तो एक ऋतु और भी पाई जाती है जिसे हम लोग बसंत ऋतु के नाम से जानते हैं, लेकिन मूलतः जो है 3 प्रकार की ऋतु का क्षेत्र इस प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। अब देखो, ये जो प्रदेश होगा, ये प्रदेश भारत में भी है, यह प्रदेश चीन में भी है, और यह प्रदेश कुछ क्षेत्रों में मैक्सिको का भाग में है, जो मैक्सिको का क्षेत्र है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कुछ देश जो है दक्षिण अमेरिका में भी है इसके, जैसे अर्जेंटीना का कुछ क्षेत्र है, और फिर जो है आपका जो दक्षिण अफ्रीका में कुछ देश ऐसे हैं जो इस प्रदेश में आते हैं मानसूनी प्रकार के। लेकिन भारत और चीन जो है और अमेरिका और थोड़ा बहुत इंडोनेशिया का भी प्रदेश इसमें है। यही कारण है कि इस मानसूनी वर्षा के कारण यहाँ पर वनस्पतियाँ जो हैं इनको या इनका जो वन है, इन वनों को साफ करना आसान है, इन वनों की कटाई करना आसान है। यही कारण है कि दुनिया में जो सबसे बड़ी कृषि भूमियाँ आपको देखने को मिलती हैं वह मानसूनी प्रकार के क्षेत्र में सबसे बड़ी कृषि भूमि देखने को मिलती है, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो भारत का क्षेत्र हो, चाहे वो चीन का क्षेत्र हो, क्योंकि ये तीनों देश विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ी कृषि भूमि के रूप में जाने जाते हैं। भारत में देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था भी कैसी अर्थव्यवस्था है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। तो उसका रीज़न यही है कि ऐसे जलवायु प्रदेश में भारत है कि यहाँ के वनों को उजाड़ना आसान काम है। भले ही मृदा उपजाऊ हुए ना हो, लेकिन अगर बहुत सघन वन होता, कटीले वन होते, तो इन वनों को उजाड़ पाना इतना आसान काम नहीं होता। तो वनों की कटाई से ही कृषि भूमि का विकास निर्भर करता है। तो कृषि जहाँ अच्छी हो तो वहाँ कोई ये कहे कि नहीं जनसंख्या कम होगी, तो यह संभव ही नहीं है। यही कारण है कि दुनिया के इन देशों में, इन तीनों देशों में विश्व की बड़ी आबादी पाई जाती है, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे आपका इंडोनेशिया का क्षेत्र हो, चाहे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में आपको बड़ी जनसंख्या देखने को मिलती है, सघन आबादी यही कारण है मिलती है। तो जलवायु बहुत मायने रखता है, इसलिए हम लोगों को इस पर डिस्कस करना जरूर हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपका समाना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फिर हम लोगों ने देखा मानसूनी क्षेत्र। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 30 डिग्री के आगे चला जाए तो हम लोगों को 3 प्रकार के जलवायु प्रदेश, 3 प्रकार की पेटियाँ फिर मिलती हैं, और इन पेटियों की भी विशेषता अलग होती है। जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु की बात किया जाए, किसकी जलवायु की बात? भूमध्य सागरीय। देखिए, जो भूमध्य सागरीय जलवायु है ये भी कहाँ पाई जाती है? महाद्वीपों के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में। लेकिन आप जान रहे हैं कि इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश कैसा पड़ता है? तिरछा पड़ता है, यानी सीधा पड़ ही नहीं सकता। तो जिस क्षेत्र में सीधा प्रकाश पड़ ही नहीं सकता तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर ये पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में है और वर्षा भी प्राप्त कर लेता है, वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर तक अधिकतम प्राप्त कर लेता है, तो इस क्षेत्र में आपको वृक्ष जो मिलते हैं, ये वृक्ष बड़े ही काम के हैं। ये कैसे होते हैं? फलदार होते हैं। अर्थात जो हम लोग फल खाना पसंद करते हैं, ये फल जो है सबसे ज़्यादा हम लोग को भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु प्रदेश है उसमें देखने को मिलते हैं। और उन फलों में भी जो रसदार फल हैं ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो इस प्रकार की जलवायु भारत में भी मौजूद है और ब्रिटेन में तो ही है, ब्रिटेन का जो क्षेत्र है। इस प्रकार की जलवायु जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है।
तो यहाँ जहाँ जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी आप देखिए इन सबका उत्पादन बेहतरीन होता है। फलों का, अंगूर की खेती, जो संतरे की खेती है, मौसमी की खेती है, अनार की खेती है, जितने रसदार फल हैं। तो भारत में आप देखिए इस जो जलवायु प्रदेश है इसका महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है, और यही कारण है कि महाराष्ट्र में अंगूर की खेती होती है। हम लोग कहें अपने यहाँ अंगूर, या फिर उत्तर प्रदेश या बिहार के क्षेत्र में या दिल्ली में ही क्यों नहीं अंगूर उपजाई कर लेते हैं, या हरियाणा पंजाब कृषि भूमि, बड़ी कृषि भूमि है और समृद्ध कृषक हैं, लेकिन क्या वहाँ पर इस तरह का उत्पादन बहुत भारी मात्रा में? हालांकि ये बात अलग है कि पंजाब के क्षेत्र में भी इस जलवायु का क्षेत्र है, इसलिए पंजाब में भी आपको संतरे की खेती जगह जगह देखने को मिलती है। तो ये रसदार फल का मैदान है। तो यहाँ पर खेती जो है उस प्रकार की आपको ज़्यादा नहीं, फलों की कृषि भूमि ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन भूमध्य सागरीय जलवायु के जो क्षेत्र के लोग हैं, अब यहाँ के लोग थोड़ा बहुत गोरा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र ही ऐसा है, हल्की धूप का क्षेत्र है। यहाँ पर धूप थोड़ा सा ज़्यादा थी, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा है, तो यहाँ पर इतना तो संभव नहीं है। लेकिन जो मानसूनी और समाना प्रकार की जलवायु का जो क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ा सा लोगों का रंग हल्का होना शुरू हो जाता है। और इन क्षेत्रों में चाहे वो भूमध्य सागरीय हो, चाहे स्टेपी हो, चाहे चीन तुल्य हो, इन सभी में त्वचा का रंग हल्का होता चला जाएगा। वनस्पतियों का रंग भी हल्का होगा और मानव के त्वचा का रंग भी हल्का होता चला जाता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। दूसरी प्रकार की जो जलवायु है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु। तो स्टेपी तुल्य जलवायु जो है ये महाद्वीपों के मध्यवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान हो, चाहे आपका ये जो साइबेरिया का दक्षिणी भाग है, या यूरोप का मध्यवर्ती भाग है, इधर एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग है। तो इन मध्यवर्ती क्षेत्रों में आपको, या दक्षिण जो अफ्रीका का भाग है वहाँ पर, या फिर हम लोग देखें ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों में, वहाँ पर भी इस तरह का मैदान आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वर्षा तो बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन वर्षा 70 से 80 सेंटीमीटर आराम से हो जाती है, यानी कृषि भूमि डेवलप हो सकती है। इतने में खेती हम लोग सामान्य तौर पे कर सकते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में आपकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि मुलायम घास का मैदान मिलता है, सॉफ्ट घास पाई जाती है पूरी दुनिया में, जैसे प्रेरीज। कौन सी घास? प्रेरीज संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्टेपी यूरोप और एशिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ये सभी घासें जो दुनिया में मुलायम घास, आपका पंपास है जो ब्राज़ील के, ये अर्जेंटीना के क्षेत्र में, ये सभी घास कैसे रहते हैं? सब सॉफ्ट घास के मैदान है, मुलायम घास के मैदान है। अब बताओ आप कि मुलायम घास के मैदानों में एक चीज़ बहुत अच्छे से मिल गया, आसानी से सुलभ हो गया, वो क्या मिल गया? पशुओं के लिए चारा। तो पशुओं के लिए चारा मिल गया ना मैदान, क्योंकि मुलायम घास है तो पशु आसानी से खा लेंगे। तो इस क्षेत्रों में पशुपालन व्यवसाय बहुत ज़्यादा होगा। पशुपालन यानी जैसे गाय, मूलतः गाय और भैंस का। और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में दुनिया में दुग्ध जो उद्योग है या डेयरी जो उद्योग है वह सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। चाहे इस भाग में आप देखें संयुक्त राज्य अमेरिका का, चाहे न्यूजीलैंड का देख लीजिए, चाहे अर्जेंटीना का देख लीजिए, इन क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पे। तो आप कहेंगे कि सर भारत में क्यों नहीं? भारत में भी इसका थोड़ा बहुत प्रभाव आपको उत्तर जो राज्य हैं, जैसे ठंडा प्रदेश में जो हिमालय के तटवर्ती क्षेत्र हैं, या फिर ये कहें कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको इस तरह का उद्योग ज़्यादा मिलता है। तो आप देखिए कि दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में दुग्ध का उत्पादन ज़्यादा होता है, गंगा का, द्वाब का मैदान, सतलज के मैदानी भागों में। तो मैदानों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर मुलायम घासें मौजूद हैं पशुओं के चारण के लिए। अब बताओ आप, कृषि भूमि यहाँ विकसित होगी कि नहीं? कृषि भूमि जरूर विकसित हो जाएगी, क्योंकि जब पेड़ वृक्षों को, वनों को उजाड़ करके कृषि भूमि विकसित कर सकते हैं, तो घास के मैदान को उजाड़ना तो आसान काम है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जो
रबी की फसलें हैं, जैसे कि गेहूं की खेती व्यापक स्तर पर होती है आपके यहाँ पर रबी की फसलों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखेंगे। तो जो बास्केट ऑफ ब्रेड है ये आपको इसी प्रकार की जलवायु क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हम लोग चलें चीन तुल्य जलवायु। एक जलवायु इस क्षेत्र में और मौजूद है जिसे चीन तुल्य जलवायु के रूप में जानते हैं। तो चीन तुल्य जलवायु जो है यह महाद्वीपों के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में मिलती है। किधर मिलती है? महाद्वीपों के पूर्वी तट पर। तो इसके कारण होता ये है कि जो वर्षा है ये थोड़ा सा मात्रा इसमें ग्रोथ कर जाती है, तो लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर के अधिकतम वर्षा का क्षेत्र ये विकसित होता है। और साथ ही साथ ये भी कृषि भूमि क्षेत्र विकसित होता है। और यहाँ पर लगभग जो आपका मानसूनी प्रदेश की जो विशेषता है उस प्रकार के वृक्ष यहाँ भी देखने को मिलते हैं चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में। लेकिन इधर के जो लोग होते हैं अधिकांश आपको कैसे दिखाई देंगे? सफ़ेद रंग के। इनकी त्वचा का रंग या तो पीला या तो सफ़ेद वाइट कलर में आपको दिखाई देता है। तो ये हमने देखा चीन तुल्य। अब इसके आगे हम लोग चलें तो हम लोगों को मिलता है महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में ब्रिटिश तुल्य जलवायु। कैसी जलवायु? ब्रिटिश तुल्य जलवायु, जो कि 60 डिग्री के मध्यवर्ती या 40 से 60 डिग्री के मध्यवर्ती क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में ज़्यादा ही देखने मिलती है। यहाँ पर वर्षा थोड़ा सा हो जाती है 70 से 80 सेंटीमीटर तक यहाँ का भी क्षेत्र वर्षा का क्षेत्र है ये। लेकिन यहाँ पर भी बहुत कृषि उस तरह के उपजाऊ नहीं है, लेकिन फलों का उत्पादन इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। घास के मैदान, वनस्पतियाँ जो है पतझड़ प्रकार की, खास तौर से जो फूलों वाली वनस्पतियाँ हैं, ये वनस्पतियाँ पतझड़ प्रकार की वनस्पतियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कहाँ पर? ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश में। तो ये पूरा जो जलवायु का बेल्ट है ये कैसा है? ठंडा प्रदेश है। जो साइबेरियन क्षेत्र है यहाँ पर कोई किसी प्रकार की खेती नहीं मिलती, पूरा बर्फीला क्षेत्र आपको। लेकिन कुछ भागों में आपको गेहूं के उपजाऊ मैदान रूस के क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकते हैं। फिर जो लॉरेशियन जलवायु क्षेत्र है यह महाद्वीपों के कहाँ मिलती है? पूर्वी तटीय क्षेत्र में, जिसे हम लोग समशीतोष्ण वन कहते हैं। तो यहाँ पर अक्सर अगर आप देखें तो बहुत अच्छी कृषि भूमि नज़र नहीं आती है। बर्फीले क्षेत्र, चाहे वो एशिया का भाग हो, चाहे वो उत्तरी अमेरिका का भाग हो, दक्षिण अमेरिका का भाग हो, तो यहाँ पर ठंडे प्रदेश का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी जनसंख्या आपको देखने को नहीं मिलती। इसके बाद जो प्रदेश मिलता है हम लोगों को टुंड्रा प्रदेश, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों, साथ ही साथ 60 डिग्री का निकटतम जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में टुंड्रा प्रदेश का प्रभाव ज़्यादा मिलता है, जिसमें आपको शंकुधारी वनस्पतियाँ, किस तरह की वनस्पतियाँ? शंकुधारी वनस्पतियाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ काईनुमा जैसे लाइकेन, इस तरह की वनस्पतियाँ आपको, छोटे छोटे पौधे आपको यहाँ पर टुंड्रा, और साथ ही साथ कुछ ऐसे पौधे मिलते हैं छोटे पौधों में जो कटीले भी होते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है यह क्षेत्र कैसा है? शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा नहीं होती है, नाम मात्र की वर्षा होती है। यही कारण है कि ये भी पूरा क्षेत्र एक तरीके से देखा जाए तो ये ठंडे मरुस्थल हैं। कैसे मरुस्थल हैं? ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ये आपने देखा जलवायु प्रदेश। इन जलवायु प्रदेशों को लेकर के जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के हम लोग आएंगे डिजिटल बोर्ड के साथ, जिस पर क्वेश्चन आपका हल किया जाएगा। तो अभी जो क्लासेस हमारी चल रही हैं इसमें एडमिशन की प्रक्रिया आरंभ है, और
विद्यार्थियों ने अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लिया है, तो आप भी जल्द से जल्द अपने एडमिशन को, अपनी सीट को सुनिश्चित करिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको कंप्लीट करिए और आगे की प्रक्रिया जारी रखिए। तो मित्रों, ये क्लास जैसे भी है, अगर अच्छा है तो आप शेयर जरूर करिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।